देखिए विषय बहुत सरल सा सीधा विषय है क्योंकि जिसकी डिमांड की जाती है और पहली बात देखने पे ऐसा लग सकता है कि विषय एक तरफ झुका हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा डिबेट के लिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि डिबेट में आपको सिर्फ ऐसा लग सकता है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और विपक्ष ने जो है अच्छी मेहनत की है। तो विषय था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनका निर्वाचन जो भारत की आम जनता करेगी, ये विषय है, ठीक है। तो भारतीय कैबिनेट का ये सदन, भारतीय कैबिनेट का सदन है, सदन को नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो कैबिनेट के सदन में रहकर हमें ये बात करनी है, हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम अगर कैबिनेट के सदन में है तो हमें उसकी जो जिम्मेदारी है और उसके द्वारा लिए गए निर्णय का क्या असर होता है ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत थी। लेकिन मुझे लगता है दोनों पक्षों ने थोड़ा इसको कम किया, क्योंकि जब सदन एक विशेष प्रकार का बनाया गया है तो उस सदन को कुछ सोच समझकर बनाया गया है। इसका मतलब यह है, अगर भारतीय कैबिनेट ये निर्णय ले रही है, इसका मतलब यह है कि भारतीय कैबिनेट ऐसा कोई कानून बनाने जा रही है, ठीक है। क्योंकि कैबिनेट से कोई प्रस्ताव पास होता तो संसद में आ जाता, फिर उसके ऊपर बहस होती है, फिर पास होता है तो कानून बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह था कि पक्ष को एक विस्तार से मॉडल लेकर आना चाहिए था, और लेकिन उन्होंने संक्षिप्त मॉडल दिया, ठीक है। और फिर विपक्ष उसके ऊपर सवाल कर सकता था। विपक्ष का मुख्य काम ये था कि जो उन्होंने मॉडल दिया है उस मॉडल को ध्वस्त करने की बात थी, बजाय इसकी की सैद्धांतिक बहस करने के, ठीक है। तो खैर, जिस तरीके से पक्ष ने रखा उस तरीके से विपक्ष ने उसका काउंटर करने की कोशिश की। तो पक्ष ने बताया भारतीय कैबिनेट कौन है, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या है, और निर्वाचन क्या होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की। फिर उन्होंने बोला कि हम नए मॉडल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुराने मॉडल में हमें कुछ कमियां दिखाई दी थी। फिर उन्होंने पुराने मॉडल की तमाम कमियां गिनाई, जैसे आलोकतांत्रिक व्यवस्था है, पारदर्शिता की कमी है, भाई भतीजावाद होता है, पक्षपातपूर्ण रवैया होता है, फेवरेटिज्म होता है, नेपोटिज्म होता है, ठीक है। और दूसरे जो जज होते हैं, मेहनत से आने चाहते हैं, उनको बराबरी का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आपके कोई पेरेंट्स या कोई आपका फैमिली का पहले से रहा है तो रेफरेंस लगाकर आप आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज उन्होंने बताई, और ये इक्वलिटी के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सभी को बराबर मौका नहीं मिल पाता। और निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। फिर ये अपना मॉडल की बात करते हैं कि हम योग्यता तय करेंगे कैसे, कि 10 साल हाईकोर्ट में जज रहा, 15 साल सुप्रीम कोर्ट में वकालत की हो, ये इनका जो है क्राइटेरिया था। नॉमिनेशन वो फाइल करे, पूरा जैसे राजनेता नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसमें वो सारा अपना प्रोफाइल ब्यौरा देता है और वो बताएगा कि हमने क्या डिसीजन लिया या किस तरीके से हमने काम किया। अगर हम वकील रहे तो वकील में हमने क्या काम किया, और जज रहे तो हमने जज के तौर पे क्या काम किया। तो ये इनका मॉडल था। फिर विपक्ष के तरफ से आते हैं तो उन्होंने कहा कि हम जो है कि सबसे पहले उन्होंने डेमोक्रेसी में उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है उसमें जो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, आपने शुरू ही यहाँ से कर दिया कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। और चूंकि मेजोरिटी रूल करता है, वोटिंग की बात अगर आप कर रहे हैं तो वोटिंग में मेजोरिटी ही जीतता है, माइनॉरिटी हार जाता है। तो इसमें हम मेजोरिटी माइनॉरिटी ऐसे ले रहे थे कि अगर 100 में से 51 लोग एक तरफ गए हैं तो मेजोरिटी हो गया, और 49 एक तरफ है तो माइनॉरिटी हो गया, क्योंकि आपने कोई रिलीजियस बेस देने की कोशिश नहीं की, या आपने कोशिश सिर्फ आपने माइनॉरिटी ही दिया। तो मैं माइनॉरिटी ऐसे ही समझ रहा हूँ वोटिंग के लेवल पे, कि अगर 51% एक तरफ जा रहे हैं तो मेजोरिटी हो गया, और 49% एक तरफ है तो माइनॉरिटी हो गया। तो डेमोक्रेटिक वैल्यू में तो आपको माइनॉरिटी और मेजोरिटी का ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जिसमें मेजोरिटी ही रूल करती है। क्योंकि आपकी तरफ से ये बताया ही नहीं गया कि आप माइनॉरिटी के संदर्भ में बात करें। उपनेता ने बताया, वो भी उपनेता ने तब बताया जब इधर से आकर इन्होंने कहते भाई मनमोहन सिंह एक माइनॉरिटी थे, 10 साल जीत रहे, और राजा सिंह वो हैदराबाद वाला एग्जाम्पल आ गया कि वो मेजोरिटी दूसरे रिलीजियस ग्रुप की है, लेकिन वो एक माइनॉरिटी उस पर्टिकुलर एरिया में माइनॉरिटी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, वो विधायक बनते जीतते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बताया था कि जज अपने आप में मेजोरिटी में आ जाएंगे, फिर मेजोरिटी माइनॉरिटी का ऑपरेशन होगा, और फिर उसके बाद जो है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट रूप से डिसीजन नहीं ले पाएगी। फिर आपने कहा कि सीजीआई के पास भी सीवी मौजूद होता है और वो फिर चुनता है, ठीक है। तो आप यही कोशिश ये कर रहे थे, तो कि आपको थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहिए था कि
सीजीआई के पास सीजीआई के पास आपसे क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए, जैसे इन्होंने कर दिया, क्योंकि पॉइंट इधर से भी कमी गई। जैसे इन्होंने ये कहा कि भाई सीजीआई के पास सारे पोर्टफोलियो अवेलेबल होते हैं, मतलब सीडी अवेलेबल होती है, तो सीधा क्वेश्चन बनता है, क्या सीजीआई के पास सभी लोग आवेदन करते हैं? क्या सीजीआई सभी के पोर्टफोलियो चेक करता है? क्या सीजीआई को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है वो आवेदन करता है, अपना सीवी भेजता है? और क्या सीजीआई इसको एग्जामिन करता है? सीधा क्वेश्चन, ठीक है, नहीं किया गया। फिर इन्होंने कहा प्रेसिडेंट चुनाव होता है, चयनित व्यक्ति होता है, चयनित व्यक्ति चुनेगा तो नेपोटिज्म नहीं होगा। फिर इसका आंसर उन्होंने दिया था, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर कैसे, प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है। डिफरेंशिएशन आपने करने की कोशिश की जो पावर में है, मतलब जो लेजिस्लेटिव पावर है और जुडिशरी पावर, जुडिशरी एक तरीके से कंट्रोल करती है कुछ मामलों में, और यह एक तरीके से गाइडिंग फोर्स होती है लेजिस्लेचर के लिए। और अगर हम इलेक्शन ही डाल देंगे जुडिशरी के एरिया में भी तो क्या होगा, गठजोड़ हो जाएगा, फिर लोग हम वादे और उस तरीके की बात जैसे जैसे लेजिस्लेटिव के इलेक्शन में होता है उसी तरीके से जुडिशरी में भी होने लग जाएगा। मतलब दोनों के इलेक्शन आपने सेम करके दिखाने की कोशिश की, और फिर वही पॉइंट आ गया कि मेजोरिटी रूल करेगी, माइनॉरिटी चली जाएगी। यहाँ पे भी आप नहीं मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बता रहे हैं माइनॉरिटी आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हम माइनॉरिटी उसी संदर्भ में ले रहे हैं, वो वोटिंग वाले, ठीक है। फिर दंड की बात आपने की, मतलब सरकार के अगेंस्ट में कुछ फैसले होते हैं, और अगर हम इस मेजोरिटी इलेक्शन वाला चीज इसमें डाल देंगे तो होगा ये कि दोनों का गठजोड़ बन जाएगा और दोनों फिर जो है एक साथ लेकर चलेंगे, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज का हनन नहीं कर सकते। फिर आपने कहा कि समीक्षा ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी जो गवर्नमेंट की डिसीजन, तो आपको ये यहाँ पर बताना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि आपने सब स्टेटमेंट दिया कि समीक्षा ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी, मैंने लिखा है कैसे, तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे समीक्षा ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक है। राजनेता के तौर पर उभर, और फिर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही होती है, मजबूत पॉइंट था, वो ये था कि जो इलेक्शन लड़ेंगे जुडिशरी में वो भी राजनेता हो जाएंगे, राजनेता की तरह सामने आएंगे। फिर आपके इन सभी प्रश्नों का जवाब लेकर नेता पक्ष आते हैं, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह और राजा सिंह आपके मेजोरिटी और माइनॉरिटी, चूंकि आपने नहीं बताया लेकिन इन्होंने समझा, और इन्होंने समझा कि इन्होंने क्लियर कर दिया उसे, भाई हम इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। अंतर है, उन्होंने कहा लेजिस्लेटिव में सिटीजन और वोट करता है, उसके लिए सिर्फ योग्यता इतनी तो भारत का सिटीजन होना चाहिए, जबकि हमने यहाँ पर जो कैटेगरी डिसाइड की है उसे सिटीजन होने से आपका कैटेगरी योग्य नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर वही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की योग्यता वाली और कानूनी योग्यता के अलग अलग और उन्होंने बोला कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हुआ, और अपने मॉडल में जोड़ दिया कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हुआ तो राजनेता नहीं बन पाएगा वो, ठीक है। और वो एग्जाम क्लियर करके फिर इन्होंने बोला कि सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चरण इन्होंने गिना दिए कि वो इस तरीके से आता है, और इतना सारा प्रोसेस करने के बाद वो लगभग उस स्तर तक पहुंच जाता है कि 1 से 2 चुनाव लड़ पाएगा। कमी आपके मॉडल में ये भी रही कि आपने ये नहीं बताया कि इलेक्शन आपने पूछा कि इलेक्शन जीत गया वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अगर बन भी जाएगा, जैसे मॉडल में कमी ढूंढनी होती तो आपकी कमी नहीं बनती, कमी इनके मॉडल में नहीं ढूंढी। जैसे इलेक्शन अगर वो जीत ही जाएगा तो कितने साल का उसका टर्म होगा। लास्ट क्लास में सवाल पूछा था कि कब तक रहेंगे, ये बता के नहीं जाते, वो आपकी स्पीच पे आते हैं अभी, हाँ, तो आपने उसको जोड़ दिया, तो आपको ये बताना चाहिए था मॉडल में, अगर हम इसको ऐसा बता रहे क्योंकि इलेक्शन मॉडल में कितने टर्म के लिए रहेगा, ठीक है। और 65 के आसपास आते आते जो है वो दोबारा या जैसे कि बार बार आते रहेंगे, वैसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है रिजेक्ट नहीं करता है, सिर्फ वो हस्ताक्षर करता है, सीजीआई जो है सीजीआई प्लस 4 का जो कमेटी होती है वही चुनती है, और कोलेजियम सिस्टम चुनता है जो लीडर्स होते हैं। और कोलेजियम सिस्टम बात कही थी 1947 में, कोलेजियम सिस्टम या 1950 में संविधान का पार्ट नहीं था, उसे बाद में जजेस ने अपने हित के लिए जोड़ लिया। और फिर उन्होंने अपने मॉडल को और एक्सटेंड किया, उन्होंने बोला कि जो क्षेत्रवाद फैल रहा है तो क्षेत्रवाद को हम कम करेंगे, बड़े राज्य से 2 व्यक्ति जज आ जाए और छोटे राज्य से 1 व्यक्ति आ जाए तो क्षेत्रवाद पर भी लगाम लगेगी। मतलब हमारा जो है बुलेट प्रूफ हम मॉडल दे रहे हैं। तो उधर से फिर अब 4th स्पीकर है। 4th स्पीकर पहली बार तो आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल फीडबैक है कि आप अपनी स्पीच में थोड़ा सा ठहराव रखें, आप कंटिन्यूसली ऐसा बोले जा रहे हैं कि रेडी हो रही है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ठहराव के साथ या हम ये पॉइंट बोल रहे हैं एस्टैब्लिश हो, देन नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर आपने कहा कि योग्यता नहीं होगी, फिर भ्रामक दावे पेश करेंगे, तो आपने जिन्होंने योग्यता का क्राइटेरिया सेट किया आपने उसको सीधा नेगलेक्ट करते हुए कहा कि नहीं वो योग्यता उस स्तर से नहीं होगा और योग्यता वैसे कोई भी हासिल कर लेगा, फिर भ्रामक दावे पेश करना शुरू कर देगा। मतलब इन्होंने योग्यता का क्राइटेरिया
उसे आपने बिल्कुल एकदम हल्के तरीके से पेश करने की कोशिश की। अब फिर उन्होंने कहा कि एग्जाम भी पॉलिटिसाइज हो जाएंगे, बीसीएस में जो एग्जाम होते हैं वो भी पॉलिटिसाइज हो जाएंगे। तो प्रश्न ये है कि आपको बताना पड़ेगा कैसे, है ना, कैसे वाला जो बिंदु है विपक्ष की तरफ से वो कमजोर है या वो उसको नहीं बता पा, क्योंकि ये अगर ये बता रहे हैं भाई हम जो करेंगे उसमें पॉलिटिसाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज वो एक इन्होंने बताया ना कि सेशन कोर्ट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, 10 साल जज रहेगा, फिर उसके बाद 15 साल वकील रहेगा। तो इन्होंने चरण बता दिया कैसे वाला पॉइंट इनमें फुलफिल हो रहा है, आपके में नहीं फुलफिल हो रहा है। जैसे आपने कहा दिया कि पीसीएस का एग्जाम जो वो पॉलिटिसाइज हो जाएगा, तो आपको बताना चाहिए कैसे पॉलिटिसाइज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आप जो आम जनता है वो कानूनी बारीकियों को नहीं समझ पा रही है और वो उसको जानकारी नहीं होती, तो वो कैसे इलेक्ट करेगी, ये क्वेश्चन आपका वैलिड है। ठीक है। और फिर जो कि क्वेश्चन आंसर में जवाब दिया जाता है कि जनता के पास इतनी समझ होती है कि वो चुन लेगी। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट जो है आंख बंद करके साइन नहीं करता है और वो जो है उसके पास स्वयं का विवेक होता है, सलाह लेता है, चर्चा करता है, फिर उसके बाद डिसीजन लेता है। तो उन्होंने लास्ट में आके क्वेश्चन आंसर में या प्रेस में फैक्चुअल करेक्ट किया कि प्रेसिडेंट जो है कोई डिबेट डिस्कशन और इस तरीके का जो एग्जामिनी या इंक्वायरी टाइप होता है, एग्जामिन वो नहीं करता है, उसे सिर्फ साइन करना होता है, रिजेक्ट नहीं करता है। वो केवल एक बार रिकंसिडर करने के लिए भेजता है, वो उसके बाद रिजेक्ट करने की पावर नहीं। ये फैक्चुअल नॉलेज मतलब फैक्ट है कि प्रेसिडेंट ना तो कैबिनेट के फैसले को रिजेक्ट कर सकता है, ना ही कोलिजियम के फैसले को रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट का मतलब होता है खारिज करना, मैं नहीं मानता। ठीक है। वो सिर्फ पुनर्विचार के लिए लौटा देता है और अगर उसको दोबारा से वही दे दिया जाए तो उसको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो साइन अगर नहीं करेगा तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करने की स्थिति में उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पक्ष ने बताया। ठीक है। और फिर 50 वर्षों में कुछ लोग कर लेंगे तो बार बार चुन के आते रहेंगे। ठीक है, ऐसा आपने कहा। लेकिन फिर वही बात है कि कैसे कर लेंगे 50 वर्ष में, आपसे आप लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये उपनेता विपक्ष लेकर आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर पूछना चाहिए कि भैया 50 साल में कैसे कर लेगा। 25-30 साल में तो उसका मान लीजिए 25 साल में 24 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है, फिर वो उसमें जाएगा लॉ में करेगा, फिर ये करेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा, तो कैसे कर लेगा। ठीक है। तो आपको पूछना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पूछा। ठीक है। और फिर चयन के लिए संविधान और कानून की नॉलेज होनी चाहिए। सरकार ने एलिजिबिलिटी तय कर रखी है, फिर आप सरकार ने एलिजिबिलिटी तय कर रखी है, यहाँ पर आप सदन को मिस कर गए, आप सरकार के ही सदन में बैठे हुए। ठीक है। और फिर गठजोड़ और सरकार प्लस का गठजोड़, तो मतलब आप सदन को ही ध्यान में नहीं रखा, आप सरकार मतलब कैबिनेट में बैठे, इसका मतलब सरकार में ही बैठे हुए हैं, आपको ही डिसीजन बनाना है, तो आप लोग सदन को ही एक तरीके से नेग्लेक्ट करके चले जा रहे हैं। ठीक है। और फिर प्रश्न आए और प्रश्न ठीक थे, वो पहले डीपीएम से पूछा गया साक्षरता, फिर फूलन देवी पर, फिर हरिशंकर तिवारी पर, फिर कमेटी चुनती है, जो चुन रहे हैं वही चुन रहे हैं, और कोलिजियम जो है हायरार्की चल रही है, आप में यही मानते हैं। ठीक है। तो प्रश्न इसी तरीके से थे। प्रश्न में जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि भाई जो अभी का कोलिजियम आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने पूछ लिया कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग हाँ जी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये कि अपॉइंटमेंट में जो है कि पारदर्शिता होती है, तो इन्होंने कह दिया कि पारदर्शिता नहीं है, हम जो है पूरी उसको जो है बदलना चाहते हैं। ठीक है। और मानक फिर जब आपने पूछा कि भाई प्रेसिडेंट को रिजेक्ट करने की पावर होती है, आपसे पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि सलाहकार बताते हैं तो वो रिजेक्ट करता है। फिर उन्होंने बोला कि फैक्चुअल करेक्शन होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट जो है रिजेक्ट करता है। तो कुल मिलाकर पक्ष में भी कुछ कमियां रही, लेकिन विपक्ष की ज्यादा कमियां रही और विपक्ष को और मजबूती से सवाल पूछने चाहिए थे। प्लस में जो पक्ष ने मॉडल खड़ा किया है उस मॉडल को करना चाहिए था, क्योंकि ये मॉडल बेस्ड डिबेट है। ठीक है। क्योंकि आप कैबिनेट में बैठे हो तो आपको एक कानून बनाना है, कानून बनाना मतलब एक मॉडल देंगे, व्यवस्था बनाएंगे, उस व्यवस्था के लूपहोल निकालेंगे। लेकिन और फिर विपक्ष का भार ये और भी बढ़ जाता है कि पक्ष जो मॉडल लेकर आया हुआ है उस मॉडल के विकल्प के तौर पर आप क्या दे रहे हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि विकल्प आपने नहीं दिया और विकल्प जिन्होंने आपके लिए बनाया कि आप ये बताइए कि जो व्यवस्था चल रही है उसी को आप विकल्प मान रहे हैं, तो आपने सिर्फ कहा कि हाँ विपक्ष हम उसी को मान रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो निर्णय है वो पक्ष की तरफ है। पक्ष इस मुकाबले में या इस सदन में अपने द्वारा जो प्रस्ताव लेकर आया है उसको पारित कराने में सफल रहा है, विपक्ष नहीं रहा। ठीक। अब आपके प्रश्न अगर कोई हो। ठीक है। आपके लिए आपका नाम आर्यन है,
आपके लिए व्यक्तिगत फीडबैक ये है कि आप